हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। चैप्टर नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट ये हम पढ़ रहे थे और उसमें 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। नाउ तीसरा पार्ट आज स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी। इसमें कहा गया है वन थिंग दैट हैज़ हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज भी यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमें केशवानंद भारती का केस याद आता है। केशवानंद भारती जी का केस याद आता है। क्या है पढ़ते हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सो आपने जुडिशरी में इस थ्योरी को पढ़ा ही होगा, केशवानंद भारती की थ्योरी में एक फेमस केस से। ये जो रूलिंग है ये कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन करती है, उसमें जो एवोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें कंट्रीब्यूट करती है डिफरेंट तरीके से। कैसे? इट हैज़ सेट स्पेसिफिक लिमिट टू पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने स्पेसिफिक लिमिट सेट करी है पार्लियामेंट की पावर पर कि आप भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे उसमें भी लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। सो इट सेज दैट कोई भी अमेंडमेंट वायलेट नहीं किया जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि नो अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करती रहती है, जुडिशरी इसको डिफाइन करती रहती है। दूसरा, पार्लियामेंट को यह अलाउ किया जाता है कि वो किसी और सारे पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि वहां लिमिट भी लगा दी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का या सारे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी संशोधित कर सकती है, लेकिन विद इन दिस लिमिटेशन। उससे क्या हो, लिमिट रहे और बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको कोई हानि ना पहुंचे। तीसरी, इट प्लेसेस द जुडिशरी, ये जुडिशरी को प्लेस करती है एक फाइनल अथॉरिटी के रूप में कि आपकी फाइनल अथॉरिटी है, आप डिसाइड करने में अमेंडमेंट को, यदि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है। ठीक है जी। तो जुडिशरी को ये फाइनल अथॉरिटी देती है कि कोई भी अमेंडमेंट यदि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, वो जुडिशरी एक्सप्लेन करेगी, वो आप फाइनल अथॉरिटी हैं। साथ ही साथ आप ही फाइनल अथॉरिटी हैं जो डिसाइड करेंगे क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस, केशवानंद रूलिंग दी 1973 में। 24 अप्रैल 1973 का दिन था जब ये केशवानंद भारती का केस आया। और इन द पास्ट 4 डिकेड्स, जो पिछले बीते 4 डिकेड्स में, इस डिसीजन हैज़ गवर्न ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिसीजन ने सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है उनको गवर्न किया, और सभी जो इंस्टीट्यूशन है कंट्री में उन्होंने इस थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो खुद में ही एक एग्जाम्पल है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का खुद में ही एग्जाम्पल है, और कोई भी मेंशन नहीं है इस थ्योरी का कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इमर्ज हुआ है। तो जुडिशियल जो व्याख्या है, जो न्यायिक व्याख्या है, वहाँ से ये पैदा हुआ है। और जो जुडिशरी है और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रैक्टिकली क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती हैं बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के। सो जुडिशरी और उसकी जो इंटरप्रिटेशन की जो व्याख्याएं हैं वो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती हैं बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के। सो सभी जो लिविंग डॉक्यूमेंट हैं जो इस मैनर में इवॉल्व हुए हैं, इस मैनर से, डिबेट से, आर्ग्यूमेंट से, कंपटीशन से, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से, तो ये सारे लिविंग डॉक्यूमेंट इवॉल्व हुए किस मैनर से? डिबेट हुई हैं, आर्ग्यूमेंट हुए हैं, कंपटीशन हुआ है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स खेली गई है। तो से सारे लिविंग डॉक्यूमेंट वहाँ से इवॉल्व हुए हैं, वहाँ से इनका उदय हुआ है। सिंस 1973 से कोर्ट हैज़ इन मैनी केसेस इलाबरेटेड अपॉन दिस थ्योरी। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को कई बार कोर्ट ने व्याख्या की है उसकी, और ऐसे उदाहरण दिए हैं कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें क्या क्या आता है। तो समय समय पर 1973 से और अब तक उसमें व्याख्या हो रही है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है, इस सेंस में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको फर्दर कंसोलिडेट, उसको मजबूत किया गया बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में। तो इस सेंस में क्या हुआ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी,
जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको आगे मजबूत किया गया और बैलेंस बनाया गया रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में, बाय सेइंग दैट कि सर्टेन पार्ट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, कुछ पार्ट जो है वो अमेंड नहीं हो सकते. इट हैज़ अंडरलाइंड द रिजिड नेचर वाइल बाय अलाउिंग अमेंडमेंट्स टू ऑल अदर्स. इट हैज़ अंडरलाइंड द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द अमेंडिंग प्रोसेस. यानी अमेंडमेंट को अलाउ ना करना एक रिजिड नेचर दिखाता है, साथ ही साथ अमेंडमेंट को अलाउ कर देना एक फ्लेक्सिबल नेचर दिखाता है अमेंडिंग प्रोसेस का. ठीक है. सो देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल ऑफ कैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन चेंज होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में कॉन्स्टिट्यूशन की. तो देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे दूसरे एग्जाम्पल हैं कि कैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल जो न्यायिक व्याख्या करते हैं जजेस, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेंज होती है कॉन्स्टिट्यूशन की करता है. सो बहुत सारे डिसीजन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये दिखाया कि जो रिजर्वेशन है जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनको 50% जितनी भी टोटल सीट हो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते. टोटल सीट का 50%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन. सो दिस हैज़ नाउ बिकम एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बन गई. और सिमिलरली इन द केस ऑफ इन्वॉल्विंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड कैटेगरी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट थी उनने क्रीमी लेयर का और नॉन क्रीमी लेयर का आइडिया दिया, कि क्रीमी लेयर का आइडिया, और ये रूल किया कि जो पर्सन जो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किस कैटेगरी से, क्रीमी लेयर से जो बिलोंग कर रहे हैं वो बेनिफिट रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं ले सकते, वो बेनिफिट रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं ले सकते. अब क्रीमी लेयर क्या, नॉन क्रीमी लेयर क्या, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे. इन द सम मैनर जो जुडिशरी है उसने कंट्रीब्यूट किया एक इनफॉर्मल अमेंडमेंट बाय इंटरप्रेटिंग वेरियस प्रोविजन concerning right to education, right to life and liberty and the right to form and manage minority educational institutions. क्या कहा कि इन द सेम मैनर, एक सेम मैनर में ही जुडिशरी ने बहुत सारे इनफॉर्मल अमेंडमेंट भी जो इनफॉर्मल अमेंडमेंट थे उनको इंटरप्रेट किया, वेरियस प्रोविजन जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू फॉर्म एंड मैनेज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शामिल थे. दीज आर द इंस्टेंस, ये उदाहरण थे कि कैसे रूलिंग जो है कोर्ट के द्वारा कंट्रीब्यूट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में. कहने का मतलब ये है कि जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसका बहुत अहम रोल है. ठीक है. जैसे कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए टोटल सीट पर, उसी साथ ही साथ ये एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बन गई. ओबीसीज के लिए क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में बांट दिया गया. तो ये जो है कोर्ट कंट्रीब्यूट करती है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन होता है उसका समय समय पर. रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए लेट 90s में एफर्ट किए गए एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रिव्यू करने के लिए, दोबारा देखने के लिए, और 2000 में एक कमीशन बनाया जाता है रिव्यू करने के लिए वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जिसके चेयरमैनशिप होती है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वेंकट चलैया. अपोजिशन पार्टीज और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस कमीशन को बॉयकॉट किया. वाइल लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इस कमीशन के चारों तरफ हमेशा देखने को मिली. तो कमीशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी उसको सही ठहराया, और ये दिखाता है कि सिग्निफिकेंस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस में कैसा है. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट. सो हमने डिस्क्राइब किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है. इसका मतलब क्या है? सो हर एक जीवित इंसान की तरह, एक जीवित प्राणी की तरह, ऑलमोस्ट लाइक ए लिविंग बीइंग, ये डॉक्यूमेंट, सो ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिस्पॉन्ड करता रहता है सिचुएशंस पे और सर्कमस्टांसेस. जो भी सिचुएशन आती हैं, जो भी ऐसी सिचुएशन आती हैं टाइम टू टाइम, उन पे रिस्पॉन्ड करता है लाइक ए लिविंग बीइंग. एक लिविंग बीइंग की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्ड करता है. इनफैक्ट दैट इज द आंसर टू द रिडल वी मेंशन्ड एट द बिगिनिंग अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कितना ड्यूरेबल है कॉन्स्टिट्यूशन. सो इवन आफ्टर सो मैनी चेंजेस, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी है डायनेमिक होने की, ओपन रहने की, इंटरप्रिटेशन करने के लिए ओपन रहना, और उसकी एबिलिटी है कि चेंजिंग सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना. सो ये हॉलमार्क है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का. और डेमोक्रेसी में प्रैक्टिसेस और आइडियाज़ वो हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और सोसाइटी इन आइडियाज़ में इंगेज रहती है, इन एक्सपेरिमेंट्स में इंगेज रहती है इसके अनुसार. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को,
और जो अलाउ करता है कि नई प्रैक्टिसेस लगातार आती रहें, बिकम्स नॉट ओनली ड्यूरेबल, वो हमेशा वो केवल ड्यूरेबल ही नहीं होता, साथ ही साथ सिटीजन्स की नज़रों में भी उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है उस डॉक्यूमेंट की. सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप प्रोटेक्ट कर सकता है खुद को और डेमोक्रेसी को? सो इन पास्ट 6 डिकेड, अगर पास्ट 6 डिकेड में देखा जाए, कुछ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन पॉलिटिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कंट्री के पैदा हुई हैं. एंड वी हैव मेड अ ब्रीफ रेफरेंस टू सम ऑफ दीज इन द चैप्टर ऑलरेडी, हमने पहले पढ़ लिया. और इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लीगल इश्यूज, जो मोस्ट सीरियस क्वेश्चन जो आता है बार बार फ्रॉम 1950 वाज अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट. सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ही क्या है, सर्वोच्च है, इसकी बार बार क्या है मैटर उठ के आता है. सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है लोगों को. सो इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक अपर हैंड जो है दोनों एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर पार्लियामेंट का होता है. सेम टाइम में देयर इज अ टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज़ गिवन पावर टू अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट होता है जो दूसरे ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के, उनको भी पावर देता है. सो देयरफॉर जो सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, वो इस फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट होती है. सो डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेड. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि वोट से ही मतलब लगाया जाए उनको, या लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन, लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनके, उसका ही मतलब डेमोक्रेसी है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून का हर जगह बोलबाला हो. सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना और इन इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना, सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिबल करना पीपल के लिए, और एक बैलेंस एक दूसरे में बनाकर चलना. तो ये भी मतलब डेमोक्रेसी का होता है. साथ ही साथ जुडिशरी का कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे वर्क करता है. फिर मैंने बताया कि कॉन्ट्रीब्यूशन, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन जुडिशरी का क्या है. सो ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, जब जुडिशरी और पार्लियामेंट की कंट्रोवर्सी के दौरान क्या होता है कि पार्लियामेंट सोचती है कि उसके पास पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून बनाने की, अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, गरीब पिछड़े लोगों के लिए, जो जरूरतमंद है उनके लिए, जो कि ठीक भी है. लेकिन जुडिशरी इंसिस्ट करती है कि जो सभी जो लिए गए डिसीजन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही लिए जाने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है उसके अंदर ही लिए जाने चाहिए. और प्रो पीपल जो मेजर्स हैं आप लीजिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आप कानून बनाइए, लेकिन वो लीगल जो प्रोसीजर हैं उनको बाईपास नहीं करने चाहिए. क्योंकि यदि आप लॉस को, कानून को बाईपास करते हैं अच्छे इंटेंशन से, दैट कैन गिव एन एक्सक्यूज टू द पावर होल्डर टू यूज देयर पावर आर्बिट्रली. अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है. लेकिन एंड डेमोक्रेसी इज एज मच अबाउट चेक्स ऑन आर्बिट्री पावर. डेमोक्रेसी क्या है, जो आर्बिट्री यूज ऑफ पावर होता है उस पर चेक, उनको समय समय पर चेक करना, वेल बीइंग ऑफ द पीपल के लिए, लोगों के भले के लिए. सो द सक्सेस ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन रिजॉल्विंग दिस टेंशन. इन टेंशन को रिजोल्व करने का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काम करता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है इन टेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए. एंड द जुडिशरी इन इट्स फेमस केशवानंद रूलिंग, केशवानंद भारती केस में उन्होंने पाया कि एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशन बाय टर्निंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन इट्स लेटर. ठीक है जी. एंड अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो आप पाओगे कि कोई भी मेंशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसी कोई डॉक्ट्रिन का मेंशन नहीं है. कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या होता है. इस सेंस में जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है वो जुडिशरी का ही इन्वेंशन है. ठीक है. एंड हाउ डिड इट इन्वेंट सच ए नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, कैसे इसको इन्वेंट कर दिया जुडिशरी ने, एंड कैसे सभी अदर इंस्टीट्यूशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. सो देयर इन लाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट. सो लेटर और स्पिरिट में यहाँ डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है. लेटर और स्पिरिट, लेटर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, उसकी तरह आप जो लिखा हुआ है वो पढ़ लिया. लेकिन स्पिरिट क्या कहती है, उसकी आत्मा क्या कह रही है, उसका तो वो इंटेंशन क्या है कहने का, वो एक दोनों चीज अलग अलग है. तो कोर्ट केम टू द कंक्लूजन, कोर्ट जो है इस
निष्कर्ष पे निकली दैट इन रीडिंग ए टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट को, लेटर को पढ़ने के बाद, कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द इंटेंट बिहाइंड दैट डॉक्यूमेंट, उसके पीछे इंटेंट क्या है डॉक्यूमेंट के पीछे. सो अ मियर टेक्स्ट ऑफ द लॉ, कि कानून का एक केवल ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, ये साथ ही साथ इज लेस इंपॉर्टेंट देन द सोशल सर्कमस्टांसेज एंड एस्पिरेशन दैट हैव प्रोड्यूस दैट लॉ और डॉक्यूमेंट. सो अ मियर टेक्स्ट ऑफ द लॉ, एक केवल एक टेक्स्ट जो लॉ का है, इज लेस इंपॉर्टेंट, वो कम इंपॉर्टेंट है जो सोशल सर्कल, जो सामाजिक चुनौतियां हैं सामने, जो सामाजिक गोल्स हैं सामने, जो लॉ और डॉक्यूमेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो कोर्ट वॉज लुकिंग एट द बेसिक स्ट्रक्चर एज समथिंग विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इमेजिन्ड एट ऑल. कि कोर्ट ने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर पे समथिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन इमेजिन भी नहीं कर सकता एट ऑल. सो दिस इज एन इंस्टांस, एक उदाहरण था ट्राई करने का, बैलेंस करने का लेटर और स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशन की. सो लेटर क्या है, एक लॉ मतलब एक जो कानून टेक्स्ट लिखा हुआ है, और स्पिरिट मतलब उसकी आत्मा, कि उसका पीछे इंटेंशन क्या है किसी भी चीज़ के पीछे. नेक्स्ट इज मैच्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप. Our discussion of the role of judiciary in the paragraph above brings out one more fact, कि in the background of the fires controversy जो 1967 और 1973 के बीच में चली, ये एक कंट्रोवर्सी चली, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव ऑल्सो रियलाइज, उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि जो बैलेंस है और लॉन्ग टर्म व्यू है वो बहुत ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती की जब रूलिंग दी, तो उससे कोर्ट से कहा गया कि अपनी जो रूलिंग है उसको दोबारा रिकन्सिडर कीजिए. सो व्हेन दीज फेल, जब ये फेल हो गए, तो 42nd अमेंडमेंट को बनाया गया और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को दिखाया गया वहाँ. लेकिन कोर्ट ने अगेन अपने अर्लियर स्टैंड को मिनर्वा मिल केस में 1980 में रिपीट कर दिया. मिनर्वा मिल केस 1980 रिपीट कर दिया, एंड देयरफॉर इवन 4 डिकेड्स आफ्टर द रूलिंग इन द केशवानंद केस के 4 डिकेड के बाद भी जो रूलिंग थी उसने इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की डोमिनेट करके रखी. सो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने इस आइडिया को एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया. सो इवन व्हेन देयर वाज टॉक अबाउट रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब रिव्यू करने की बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट एक्सरसाइज कुड नॉट क्रॉस द लिमिट, वो एक्सरसाइज जो होती है वो लिमिट को क्रॉस नहीं करती जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी ने बना के रखी है. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लीडर्स और लोग जो है हमारी कंट्री के, उन्होंने एक कॉमन विजन इंडिया में शेयर किया था. नेहरू की फेमस स्पीच थी नेहरू जी की इंडिपेंडेंस के टाइम पर. दिस विजन वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी. सो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो सभी लीडर्स जो इस विजन में मैंशनड किए गए, डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, वेल बींग सभी लोगों का, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, ये देखने को मिला. एंड दिस विजन, ये जो विजन था, डिसअपियर्ड नहीं हुआ. जो लोग थे, लीडर्स थे, वो इस विजन को होल्ड करके उन्होंने रखा, रियलाइज वो कर रहे थे. तो देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो विजन पे ही बेस्ड था और एक ऑब्जेक्ट रहा रिस्पेक्ट का, अथॉरिटी का, हाफ ए सेंचुरी के बाद भी. सो द बेसिक वैल्यूज गवर्निंग अवर पब्लिक इमेजिनेशन रिमेन इंटैक्ट. जो हमारी बेसिक वैल्यूज थी गवर्न करने के लिए हमारी पब्लिक इमेजिनेशन को, हमेशा बरकरार रही. ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को. कंक्लूजन में कहा कि देयर कैन स्टिल बी डिबेट्स अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सच डिबेट्स. हमें रिमेंबर करना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है डेमोक्रेसी में, वो जरूरी है, फुल ऑफ डिबेट से भरी हुई है, डिफरेंसेस से भरी हुई है, और एक साइन ऑफ डाइवर्सिटी दिखाती है, लिवलीनेस, ओपननेस. डेमोक्रेसी डिबेट्स को वेलकम करती है. सेम टाइम में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी लीडरशिप ये मैच्योरिटी दिखाते हैं लिमिट सेट करने पर डिबेट्स के. डिबेट्स हैं जो, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट कॉम्प्रोमाइज और गिव एंड टेक. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज में और लेना देना में ही पॉलिटिक्स चलती है. एक्सट्रीम पोजीशन थ्योरेटिकली करेक्ट हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकली वेरी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली डिमांड्स करते हैं दैट एवरीवन इज प्रिपेयर टू मॉडरेट देयर एक्सट्रीम व्यूज. एवरीवन प्रिपेयर रहे मॉडरेट करने के लिए अपने एक्सट्रीम व्यूज को, शार्प पोजीशन एंड रीच ए कॉमन मिनिमम ग्राउंड, एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे पहुंचे. सो ओनली देन एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पॉसिबल हो सकती है. पॉलिटिशियंस, लोग, इंडिया के लोग, उनको अंडरस्टूड करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए इन स्किल्स का. And that has made the experience of working of the democratic constitution quite successful. So among the different organ of the government, there always be a competition over
विच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स, ये कंपटीशन रहता है गवर्नमेंट के ऑर्गन में. एंड दे विल ऑल्सो ऑलवेज फाइट ओवर द कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए क्या होना चाहिए. लेकिन लास्ट उदाहरण देखें, जो फाइनल अथॉरिटी है वो लोगों के पास ही निहित रहती है, और पीपल अपनी फ्रीडम्स के साथ, अपनी वेलबींग के साथ पर्पस जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेमोक्रेसी का. साथ ही साथ आउटकम जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की है उसको भी देखा जाता है लोगों के द्वारा. तो यही था चैप्टर नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. उसको हमने आज कंक्लूड कर दिया. तो जो लिखा हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा कोई डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं. और क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए लक्ष्मीकांत है, उसमें अच्छे से आप पढ़ोगे, लेकिन यह एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, और उसी के लिए बुक बनी हुई है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.